स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक है अधिकार या राइट्स। हम देखेंगे कि अधिकार का अर्थ क्या होता है, अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं और अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं कि अधिकार से क्या अभिप्राय है। देखिए, अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। तो देखिए, अधिकार से क्या अभिप्राय है। अधिकार का ये अभिप्राय है कि राज्य व्यक्ति को कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, या हम यूं कहें कि राज्य व्यक्ति को कुछ सुविधाएं प्रदान करता है और इन सुविधाओं से व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास कर सकता है। तो उसे हम कहेंगे अधिकार। यानी कि अधिकार राज्य द्वारा व्यक्ति को प्रदान की गई वे सुविधाएं हैं जिनसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। अब हम दो डेफिनेशंस देखते हैं। देखिए, एक परिभाषा है इसमें लॉस्की की, और लॉस्की ने ये कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। लॉस्की ये कहते हैं कि अधिकार का अभिप्राय है कि सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। यानी कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए जो सामाजिक जीवन की परिस्थितियां आवश्यक है, उन्हें हम अधिकार कहेंगे। दूसरी थोड़ी सी व्यापक परिभाषा देते हुए बोसांके कहते हैं कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो बोसांके कहते हैं कि अधिकार एक तरीके से व्यक्ति की वो मांग है जिसे कि समाज ने स्वीकार किया है और राज्य ने लागू किया है। अब यहाँ आप देखिए कि व्यक्ति की हर मांग अधिकार नहीं बन जाती। व्यक्ति की केवल वही मांग अधिकार बनेगी जिसे समाज ने स्वीकार किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई एक व्यक्ति ये मांग करता है कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, तो इस मांग को चूंकि समाज स्वीकार नहीं कर रहा, तो ये अधिकार नहीं है। लेकिन जब एक व्यक्ति ये कहता है कि मुझे शिक्षा पाने का अधिकार है, तो उसकी इस मांग को समाज ने स्वीकार किया। और जब समाज ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है, व्यक्ति को भोजन पाने का अधिकार है, व्यक्ति को रोजगार का अधिकार है, और जब इस अधिकार को देखिए समाज, मान लीजिए समाज ने तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन राज्य ने लागू नहीं किया, तो भी वो मांग अधिकार नहीं बनेगी। अधिकार कब बनेगी? अधिकार तब बनेगी व्यक्ति की मांग जब व्यक्ति की उस मांग को समाज ने स्वीकार कर लिया है और उस मांग को राज्य ने लागू कर लिया है। तो यानी कि अधिकार में दो चीज़ें शामिल हैं कि एक तो समाज ने उसको एक्सेप्ट किया है और राज्य ने उसको लागू किया है। तो व्यक्ति की वो मांग अधिकार कहलाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अधिकारों का वर्गीकरण कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है नैतिक अधिकार और दूसरा है कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार तो वो अधिकार होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के नैतिक आचरण से होता है। नैतिक आचरण का अभिप्राय एक तरीके से देखिए, जो कुछ विचारक हैं वो तो इनको अधिकार ही नहीं मानते, क्योंकि इनकी रक्षा राज्य के द्वारा नहीं की जाती है। ये धर्मशास्त्र है या व्यक्ति की जो आत्मिक चेतना है उनके द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और इनका राज्य के कानूनों से कोई संबंध नहीं होता। और दूसरा है कानूनी अधिकार। अब कानूनी अधिकार वो अधिकार है जिनकी व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाती है और जिनका उल्लंघन करने पर राज्य द्वारा इनको दंड दिया जाता है। चूंकि इनको कानून का संरक्षण प्राप्त होता है, इसलिए इनको लागू करने के लिए राज्य जो भी आवश्यक समझे वो कार्यवाही कर सकता है। तो उन्हें हम कहते हैं कानूनी अधिकार। अब कानूनी अधिकार भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो है सामाजिक या नागरिक अधिकार और दूसरा है राजनीतिक अधिकार। तो आइए अब हम इनके बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहली बात हम करते हैं यहाँ सामाजिक या नागरिक अधिकार के बारे में कि सामाजिक अधिकार कौन से हैं। तो देखिए, सामाजिक या नागरिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जिनको नागरिक होने के नाते व्यक्ति प्राप्त करता है। ये कौन से अधिकार हैं? इनमें पहला अधिकार हम लेते हैं समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के भी बहुत से भाग हैं, जैसे राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। तो आइए अब हम इसका मतलब समझते हैं। पहला है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अभिप्राय ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार बिना किसी पक्षपात के देश के शासन में भाग लेने का समान अवसर प्राप्त हो। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान समझे जाएं। दूसरा है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का अभिप्राय ये है कि समाज में धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। व्यक्ति होने के नाते सभी को सम्मान प्राप्त हो। इसके बाद है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का अर्थ ये है कि समाज में आर्थिक विषमताएं अधिक नहीं होनी चाहिए और समाज में संपत्ति और उत्पादन के साधनों का न्यायपूर्ण तरीके से वितरण किया जाए, तो उसे हम कहेंगे आर्थिक समानता। इसके बाद बात हम करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार में पहला आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सबसे बड़े समर्थक थे जॉन स्टुअर्ट मिल। और जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये कहा था कि स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर पर, अपने मस्तिष्क पर और अपनी आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु होता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपने जो व्यक्तिगत कार्य हैं उनमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका अभिप्राय ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इसके समर्थक रहे हैं मिल्टन, जॉन स्टुअर्ट मिल, वॉल्टेयर, लॉस्की। इन्होंने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। नेक्स्ट है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता एक तरीके से है धार्मिक स्वतंत्रता, कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म का आचरण करने और किसी भी धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। तो समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता, जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति जो है, चूंकि व्यक्ति राज्य में रहता है, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के समुदाय बनाता है। तो हर व्यक्ति को समुदाय बनाने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है नैतिक स्वतंत्रता। तो नैतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति अपने विवेक, अपनी आत्मा के अनुसार बिना किसी अनुचित लोभ लालच के कार्य कर सके। तो ये स्वतंत्रता का अभिप्राय अधिकार है। इसके बाद है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार का अर्थ ये है कि व्यक्ति को पैसा कमाने का अधिकार हो और व्यक्ति जो पैसा कमाता है उस कमाए हुए पैसे को उसे अपनी इच्छा अनुसार खर्च करने का भी अधिकार हो। देन नेक्स्ट है रोजगार का अधिकार। रोजगार के अधिकार को हम समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति को अपने भरण पोषण के लिए कार्य करने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार। तो सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। शिक्षा के लिए राज्य जो है वो सुविधाएं प्रोवाइड करवाएं। नेक्स्ट है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सबसे आधारभूत अधिकार माना गया है और जीवन के अधिकार में ही आत्मरक्षा का अधिकार भी आता है। नेक्स्ट है परिवार का अधिकार। तो हर व्यक्ति को अपने परिवार के निर्माण का और उसके भरण पोषण का अधिकार होना चाहिए। अब हम बात करते हैं राजनीतिक अधिकारों की। तो देखिए, राजनीतिक अधिकारों में सबसे पहला आता है मत देने का अधिकार। हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार होना चाहिए और इसीलिए सभी देशों में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। फिर है निर्वाचित होने का अधिकार। व्यक्ति को यह भी अधिकार होना चाहिए कि वो चुनाव में खड़ा हो सकता है, तो उसे निर्वाचित होने का अधिकार है। व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में स्वयं भी खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार।
सभी व्यक्तियों को ये अधिकार होना चाहिए कि वो सार्वजनिक पद ग्रहण कर सके और इस संबंध में योग्यता के अलावा अन्य किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आवेदन पत्र और सम्मति देने का अधिकार। देखिए, इसका अभिप्राय ये है कि हर व्यक्ति को शासन की आलोचना का अधिकार है। व्यक्ति को अगर सरकार से कोई शिकायत है तो व्यक्ति आवेदन पत्र दे सकता है, प्रार्थना पत्र दे सकता है, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से भी। अब देखिए, इसी में एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि क्या व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार है या नहीं। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि राज्य के प्रति विद्रोह व्यक्ति का एक नैतिक अधिकार ही नहीं है, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य भी है। अगर राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा असंवैधानिक तरीकों से कार्य किया जा रहा है तो व्यक्ति को ये अधिकार है कि व्यक्ति जो है वो राज्य का विरोध कर सकता है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग एक अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाना चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह नहीं करना चाहिए। तो ये आज हमने डिस्कस किए हैं कि अधिकारों का क्या अर्थ है और अधिकार कितने प्रकार के होते हैं और अधिकारों के लक्षण क्या है। ये हमारा टॉपिक रह गया था, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अधिकारों के लक्षण क्या है। देखिए, तो अधिकार का सबसे पहला लक्षण तो है सामाजिक स्वरूप। सामाजिक स्वरूप का अभिप्राय ये है कि अधिकार के लिए समाज की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। वही व्यक्ति की वही मांग अधिकार बनती है जिसको समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। जब तक समाज की स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी तब तक व्यक्ति की मांग अधिकार नहीं बन सकती। नेक्स्ट है कल्याणकारी स्वरूप। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अधिकार है उनका स्वरूप कल्याणकारी होना चाहिए। अधिकार ऐसे होने चाहिए जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक हों। नेक्स्ट है लोकहित में प्रयोग, कि जो अधिकार व्यक्ति को दिए जाते हैं उनका प्रयोग जनता की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। अधिकार ऐसे होने चाहिए जिनका व्यक्ति स्वयं अपने हित में और संपूर्ण समाज के हित में प्रयोग कर सके। नेक्स्ट है राज्य का संरक्षण। तो देखिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो अधिकार हैं उनको राज्य का संरक्षण प्राप्त हो, क्योंकि यदि अधिकारों को राज्य का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो अधिकार संरक्षित नहीं रह सकते। नेक्स्ट है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता का अभिप्राय ये है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिए जाने चाहिए और इस संबंध में जाति, धर्म, लिंग या अन्य किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो इन्हीं आधारों पर ये जो अधिकारों के लक्षण हैं, इन्हीं आधारों पर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास हेतु आवश्यक वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और जिन्हें राज्य लागू करता है। तो इस वीडियो में हमने अधिकारों का अर्थ देखा है, अधिकारों के कुछ लक्षण हमने डिस्कस किए, अधिकारों के हमने प्रकार देखे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।